Good afternoon, everyone. वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दादुरनास। सबका स्वागत है। मैं कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एसएससी, पीएससी, रेलवे वगैरह के लिए। तो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको अच्छा से समझिए और कुछ अगर दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन्स भी चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है दोनास में ज्वाइन करने के लिए तो काइंडली नीचे जो नंबर दिया गया है हम लोग के ऑफिस का जो नंबर है 8436900456 नंबर पे ज़रूर कॉल करें या व्हाट्सअप करें। तो चलिए आज जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले जो है देखिएगा, यहाँ पे सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शंस भी आपके सामने में है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा दिया है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। सम चॉक्स आर बाइक्स। तो सम चॉक्स आर बाइक्स का डायग्राम बनाते हैं। सम चॉक्स आर बाइक्स। फिर है डायग्राम में ऑल बाइक्स आर ऑरेंजेस। और फिर नेक्स्ट है देखिएगा ऑल सम ऑरेंजेस आर येलो। इस तरह का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन्स में आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है नहीं है, उस हिसाब से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर 1 में बोला है ऑल ऑरेंजेस आर बाइक। सारे ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर बाइक का डायग्राम ऐसा बनता है। ऐसा डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सम येलो आर ऑरेंजेस। येलो के साथ ऑरेंज का कनेक्शन है देखिएगा डायग्राम में। तो इसका मतलब है दोनों तरफ ही सम का रिलेशन है। जैसे स्टेटमेंट में दिया है सम ऑरेंजेस आर येलो, उसी तरह से सम येलो आर ऑरेंजेस भी ट्रू होगा। सम जो है बोथ एंड से होगा। तो नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नंबर 3 में दिया हुआ है सम बाइक्स आर येलो। तो देखिएगा बाइक्स का जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ऑरेंजेस का सर्कल ऑरेंजेस का सर्कल जो है बाइक्स और येलो का जो सर्कल है आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोनों में कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो दोनों में जब रिलेशन नहीं दिखता है तो उस जगह पे ना ऑल होता है, ना सम होता है, ना नो होता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर 3 जो है वो रॉन्ग है। नंबर 4 में बोला गया है ऑल ऑरेंजेस आर बाइक्स, ठीक है। तो देखिएगा ऑल ऑरेंजेस आर बाइक्स, देखिएगा ऑल ऑरेंजेस आर बाइक्स देखिएगा सेम ही है, नंबर 1 के तरह ही है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? सिर्फ नंबर 2 ही राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिएगा नीचे का ऑप्शन किस तरह से दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे डी जो है, डी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर टिक करना पड़ेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा चेंजेस करके रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चंस जो है दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे दिया गया ऑप्शन है ए का जो ऑप्शन है उसमें बी बोला है सही, बी में जो है बोला डी सही है, सी में जो बोला है सी सही है, और डी में जो बोला है ए सही है। तो इससे का मतलब है हम लोग को डी वाला करेक्ट है। तो बी का ऑप्शंस में हम लोग का डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे भी सिलॉक्स का क्वेश्चन है, चलिए बने रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चंस देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है। व्हेन मीन्स मल्टीप्लाई, व्हेन मीन्स मल्टीप्लाई, यू मीन्स डिवाइड, ठीक है। व्हेन मीन्स मल्टीप्लाई, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स माइनस, विल मीन्स प्लस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 8 है, 12 है, 16 है, फिर 2 है, फिर 10 है दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा बीच में है व्हेन, व्हेन मीन्स है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। फिर है यहाँ पे विल, विल देखिएगा विल मीन्स प्लस का साइन है। फिर है यू, यू मीन्स डिवाइड का साइन है। फिर है कम, कम मीन्स माइनस का साइन है, माइनस। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल आपको कौन सा काम पहले करना पड़ता है, पता ही है आपको। तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइड का काम हम लोग को पहले करना है,
फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे प्लस का साइन जब बीच में है आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 96 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए 8 माइनस 10, इसको ऐड करने से 104 आ जाएगा, माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 94 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी किस ऑप्शन में है? डी में है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऊपर में जो दिया गया है इसमें बी में है 94, लेकिन फिर जो ऑप्शन दिया गया है ए में सी, बी में डी, सी में ए और डी में बी, तो डी आपको बी वाला करेक्ट है, तो डी के ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छा से कंसिडर कीजिएगा, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कुछ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज suffix is coded as USFFXI, how is London coded in that code? तो चलिए suffix जो है कैसे लिखा हुआ है चलिए वो पहले देख लेते हैं। SUFFIX, इसमें लिखा है USFFXI लिखा है। अब देखिएगा S यहाँ पे है, U यहाँ पे है, I यहाँ पे है, X यहाँ पे है, और ये भी हम लोग तब क्रॉस ले सकते हैं या फिर नीचे नीचे भी ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग का लंदन का जो है वो कोड कैसे आ जाएगा? ठीक है, एन हम लोग यहाँ ले लेंगे, सॉरी एक मिनट, ओ का लेना है, ओ आ जाएगा यहाँ पे, एल जो है नेक्स्ट में आ जाएगा, इसके हिसाब से एन आ जाएगा सामने, ओ आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से बीच में डी आएगा और लास्ट में एन आएगा, तो ही जो है हम लोग का आंसर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग का ऑप्शन नंबर है ए, मतलब OLDNNO हम लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है ए, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट वाला देखिएगा यहाँ पे, मतलब नीचे नीचे भी हो सकता था एफ, यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग को क्रॉस डालेंगे तो ही ऑप्शन में मैच करेगा, इसीलिए हम लोग इसको भी क्रॉस ऑप्शन में ही ले लिए। ठीक है, पैटर्न को फॉलो करके आंसर को निकालना है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। All fans are refrigerators. No refrigerator is TV. और all refrigerators are computer. ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 में दिया है no fan is TV। तो आप यहाँ पे देखिएगा सिलोगिज्म में आर और टी का जो है नो का रिलेशन आपको दिख रहा है, आर और टी का बीच में आपको नो का रिलेशन दिख रहा है, और आर के अंदर में एफ दिख रहा है आपको। तो जिसके जिसके बीच में नो का रिलेशन दिखता है उसके अंदर में अगर कोई फुल सर्कल अगर रहे तो उसके साथ जो है टी का, मतलब एफ के साथ भी टी का क्या हो जाएगा? नो का रिलेशन वैलिड हो जाएगा। लेकिन आर के बाहर अगर सी है, देखो आर के बाहर सी है, आर के अंदर में सी नहीं है, आर के बाहर में सी है, अगर इसमें अगर हम लोग बोले कि नो कंप्यूटर इज टी या टीवी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ नो है, आर के साथ टी का नो है, इसके अंदर में सर्कल है तो नो होगा एफ के साथ टी, लेकिन अगर आर के बाहर में सी है तो सी के साथ टी जो है नो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एफ जो है बिहेव्स लाइक आर हो जाता है ऐसे केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम कंप्यूटर्स आर टीवी, तो देखिए कंप्यूटर और टीवी का तो सर्कल का कोई मैच ही नहीं है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है ऑल रेफ्रिजरेटर्स आर फैन। देखिए ऑल रेफ्रिजरेटर्स आर फैन डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा डायग्राम है नहीं। देखो आपको दिख रहा है फैन छोटा है और आर का सर्कल बड़ा है, तो ये भी वैलिड नहीं हो रहा है।
अच्छा, तो इसमें आपका नंबर 1 जो है करेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स है, इस लाइन में यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी टीवी है, यहाँ पे भी टी है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फर्स्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में क्या है, सेम है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सेम है। नंबर 2 जो है या फिर नंबर 1 आप इसको ले सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो दोनों जिसको दोनों को लेंगे वो दोनों क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग है। तो देखो हम लोग नंबर 2 और 3 को ले रहे हैं, तो दोनों कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है दोनों का ही सेम है। ठीक है, जैसे भी बताएं। नेक्स्ट थर्ड आपको ध्यान रखना है, एक लाइन पॉजिटिव होना चाहिए, एक लाइन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो नंबर 3 जो है पॉजिटिव लाइन है, नंबर 2 जो है वो नेगेटिव लाइन है, नंबर 3 जो है वो पॉजिटिव लाइन है और नंबर 2 जो है वो नेगेटिव लाइन है। ये भी मैच कर रहा है। नंबर 4 होना चाहिए, दोनों में से किसी एक जगह पे सम का होना जरूरी है। सम इज मैंडेटरी, सम का होना जरूरी है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह भी हो सकता है या दोनों जगह पे भी हो सकता है, लेकिन सम का होना जरूरी है। तो देखिए इस दोनों में सम भी है। और नंबर 5 लास्ट वन है, ध्यान रखना पड़ता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब होता क्या है, चलिए हम लोग आते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे F और R कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। R और C कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। F के अंदर में अब F जो है अंदर में C के, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन C और T देखो अलग अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ वैलिड होता है किसमें, इनडायरेक्ट रिलेशन में ही वैलिड होता है। तो सारा रूल फॉलो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 तो ट्रू है ही, लेकिन नंबर 2 और 3 जो है वो इधर और रूल हो जाता है, इधर और केस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है और 2 और 3 के साथ जो है इधर और होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेंगे। इसमें देखो सी में बी दिया हुआ है, तो हम लोग बी जो है मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है उस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर और का सबको समझ में आ गया है। ये ऐसा क्वेश्चन आगे में भी आएगा। ठीक है, तब मैं पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, इसके हिसाब से इसको ध्यान रखिएगा। क्या पॉइंट, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक लाइन पॉजिटिव एक लाइन नेगेटिव होना चाहिए, सम का होना अनिवार्य है, एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, और नंबर 5 जो पॉइंट है ये इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, सी और आर का हम लोग को पता है क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, आर और सी एफ का भी पता है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन का हम लोग को रिलेशन जब पता नहीं रहता है तब उसी के बीच में हम लोग इधर और का रिलेशन जज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट दिया गया है। बोला है द स्कूल मैनेजमेंट हैज आस्क्ड द 4 टीचर्स ईदर टू रिजाइन बाय टुमारो और फेस फोर्सेबल इजेक्शन। ठीक है, या तो उसको निकाल दिया जाएगा, आप खुद रिजाइन कर दो, या फिर आगे जो है आपको फोर्सेबली कुछ किया जाएगा। ठीक है, निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कुछ कर सकते हैं, फोर्सेबली कुछ कर सकते हैं। और फिर आगे बोला गया 3 of them have resigned till yesterday morning। ठीक है, रिजाइन, ठीक है, 3 जन ने रिजाइन कर दिया है, तो अभी एक जन जो है वो बच गया है, पकड़ लो। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 1, द टीचर्स हु डिडंट रिजाइन yesterday will resign tomorrow। ठीक है, जिसने yesterday जिसने रिजाइन नहीं किया है वो टुमारो रिजाइन कर देंगे। ठीक है, ये कंफर्म हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, नंबर 2 में बोला है द स्कूल मैनेजमेंट विल टर्मिनेट द सर्विस ऑफ 1 टीचर। जो एक टीचर बच गया है उसका आगे जाके स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका सर्विस जो है वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इसमें बोला गया है फोर्सिबली कुछ करेगा, लेकिन क्या करेगा ये इसमें क्लियरली कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसको टर्मिनेट ही कर देगा, इसको हम लोग कंफर्म जजमेंट नहीं कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट दिन वो रिज़ाइन करेगा भी कि नहीं ये भी हम लोग को कंफर्म नहीं पता। दोनों ही जो है फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके बात चल रहा है, तो ऐसा जो है स्टेटमेंट में दिया नहीं गया है, हम लोग एजम्पशन के हिसाब से कोई कंक्लूजन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों ही करेक्ट हो जाए, दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ना हम लोग 1 को ले सकते हैं और ना ही 2 को ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब डी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद से एजम्पशन करके आंसर नहीं देना है, जो दिया है उसी को करना है। आपको बोला गया 4 टीचर्स को या तो उसको रिज़ाइन करने बोल रहा है, या फिर टुमारो जो है उसको फोर्सिबली कुछ जो है एक्शन ले सकता है। 3 of them have resigned till yesterday। ठीक है, टिल yesterday मॉर्निंग। ठीक है, तो एक जो बच गया उसमें आगे क्या करेगा वो हम लोग जजमेंट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है पॉइंटिंग टू सैम इन अ पिक्चर समृद्धि सेड हिज ब्रदर्स फादर। हिज मतलब सैम। ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई मतलब माई किसको इंडिकेट करेगा, माई जो है इंडिकेट करेगा समृद्धि को। ठीक है, हिज जो है वो इंडिकेट करेगा किसको, सैम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सैम से ही शुरू करते हैं। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन। इज ये जो है ओनली सन, किसका सन है, ये जो है क्या है, ओनली सन। ठीक है, ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर अगर होता है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर होता है, तो इसका मतलब है समृद्धि जो है इसी जनरेशन में रहेगी। समृद्धि का ग्रैंडफादर, उसका इकलौता सन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तीनों ही जो है सिबलिंग्स है। ये तीनों क्या होने, सिबलिंग्स है। तो ये तीनों जब सिबलिंग्स हो जाएगा तो आपका यहाँ पे बोला गया है हाउ इज समृद्धि रिलेटेड टू द सैम इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर लेडी लिखा है तो आप सिस्टर में टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर लेडी नहीं लिखा है बहुत जगह पे, अगर ऑप्शन में ब्रदर और सिस्टर दोनों ही आ जाता है तो ब्लड रिलेशन में हम लोग जेंडर जज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लेडी लिखा हुआ है जिससे जेंडर उसका कंफर्म हो। अगर होता है तो हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सिस्टर करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा डी में है, तो डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, इंडिकेटिंग फॉर्म का जो चैप्टर है वो रेलवे में या फिर एसएससी पीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा देता है, तो इंडिकेटिंग फॉर्म को अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से ब्लड रिलेशन आ गया है। चलो देखो, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन सूरदास सेड ही सन मतलब ओल्ड मैन्स सन इज माई सन्स अंकल। माई मतलब सूरदास के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, हिज सन मतलब ओल्ड मैन में हम लोग चले आते हैं, हिज सन is my
सन्स अंकल इज माई सन्स अंकल, तो सूरदास यहाँ आ जाएगा। देखो अंकल भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये दोनों अगर सिबलिंग्स हो जाते हैं। ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल, इज माई सन्स अंकल। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। तो बोला है हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू सूरदास, सूरदास के साथ इसका रिलेशन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिख ही गया है सूरदास के साथ ओल्ड मैन का क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी फादर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इंडिकेटिंग फॉर्म को बहुत अच्छे से ध्यान से बनाना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस 3, चूज द फॉलोइंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस 3। रेस 3 के साथ क्या डिफरेंस होगा। तो डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, और डायग्राम में सबका जो फेस है ये देखिएगा, ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, देखिएगा सब जो है एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सारा डायग्राम जो है देख रहे हैं, पॉइंट जो है एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये देखिएगा अब ये क्लॉकवाइज के डायग्राम में घूम रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो घूमने का जो प्रोसेस है, डिजाइन का जो प्रोसेस है वो अलग है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब 4 के साथ आप बोल सकते हैं। तो 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, और डी जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसीलिए हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान के कंसिडरेट करना है। सब में आप लोग ठीक ही है, दिया हुआ है, उसका रोटेशन वगैरह देखने से ही हो जाएगा। चलो, इसमें भी है डायग्राम के बेस में ही दिया हुआ है। तो डायग्राम में दिया हुआ है चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस 3 के साथ अलग कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग के पास 4 डायग्राम दिया हुआ है, और ये जो शेप बना हुआ है, ये शेप को इक्वली काटा गया है, हाफ हाफ। ठीक है, हाफ हाफ में काटा गया है। इस डायग्राम को भी जो है काटा गया है, एकदम इक्वल शेप में काटा गया है। ठीक है ना, 4 पार्ट्स में काटा है, लेकिन चारों जो पोर्शन है वो इक्वल है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी देखिएगा चारों जो पोर्शन काटा गया है वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल का सारा पोर्शन जो है इक्वल नहीं है। मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन तो सेम दिख रहा है, और ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऑपोजिट जो सरफेस है वो इक्वल दिख रहा है साइज में, लेकिन ये जो पोर्शन जो है वो इक्वल नहीं दिख रहा है शेप में। ठीक है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर डी में ही है बोल के हम लोग का डी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, 4 ब्रैकेट, फिर ए, फिर ब्रैकेट, फिर 4, फिर ब्लैंक, फिर 4, फिर बी, फिर 6, इस तरह से दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे भी सी दिया है, तो सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डाल देते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डाल देते हैं। ए स्टैंड्स फॉर प्लस, तो ए यहाँ पे है तो प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे बी है तो बी स्टैंड्स फॉर माइनस, तो यहाँ डाल दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का काम कर लेते हैं। 40 प्लस 16 माइनस 6, तो 56 माइनस 6 तो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसमें, डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ऑप्शन को टिक करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक तो और करते हैं। चलिए, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। 16, 3, 5, 2, 4। मल्टीप्लाई मीन्स आपको बोला है प्लस होगा, प्लस मीन्स बोल दिया है माइनस होगा, माइनस मीन्स बोल दिया है कि डिवाइड होगा, और डिवाइड मीन्स बोल दिया है कि मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, ये डिवाइड वाला पोर्शन हम लोग का कटेगा नहीं, तो आप एक काम ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही हम लोग डिवाइड का पोर्शन को कर सकते हैं। -16 + 3, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब इस पोर्शन से आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा 19 - 10 = कितना हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, 9 करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सिलॉक्स मैंने बोला था कि सिलॉक्स आगे भी आएगा, इधर और को ध्यान रखना है, कैसे करना है इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है, सम बॉटल्स आर बॉक्सेस, तो कैसे करना है, सम बॉटल्स आर बॉक्सेस, सम बॉक्सेस आर क्रोज, सम क्रोज आर रेड, ऐसे करके डायग्राम दिया है। चलिए, तो नंबर 1 में आते हैं। सम बोटल्स आर रेड, सम बोटल्स आर रेड। देखिए, बोतल के साथ रेड का कोई कनेक्शन नहीं है। नो रोड इज रेड, बॉक्स इज रेड, बॉक्स के साथ रेड का भी कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा ये तीनों ही पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन में कभी भी हम लोग नेगेटिव पार्ट को नहीं लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 में रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बोतल के साथ रेड का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है नंबर 4 में, सम बॉक्सेस आर रेड, तो बॉक्सेस के साथ भी रेड का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर और में, इधर और का कुछ रिलेशन है कि नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पे बोटल्स रेड है, यहाँ भी बोटल्स का रेड है, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिख रहा है, और इस दोनों में भी आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो सेम दिख रहा है। तो दोनों में ही हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग 1 और 3 को चेक कर लेते हैं, दोनों रॉन्ग हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ये लाइन पॉजिटिव, ये लाइन नेगेटिव है, सम जो मैंडेटरी था वो भी है, इनडायरेक्ट रिलेशन भी है। इसका मतलब है 1 और 3 जो है इधर और हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 और 4 भी देखते हैं। देखिए, दोनों रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक लाइन पॉजिटिव और एक लाइन नेगेटिव भी है, इनडायरेक्ट रिलेशन भी है, सम जो मैंडेटरी था वो भी है। तो सारा रूल जो है वैलिड हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया क्या कि 1 और 2 और 3 के साथ भी इधर और 2 और 4 के साथ भी इधर और होगा। तो दोनों ही इधर और है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, इधर 1 और 3 एंड इधर 2 और 4 फॉलोज होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी किस में है, डी में है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ गए। इधर और में मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, पहला सबसे पहला दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक लाइन पॉजिटिव एक लाइन नेगेटिव होना चाहिए, सम जो है वो मैंडेटरी है, सम का होना अनिवार्य है, एक में भी, एक लाइन में भी हो सकता है या फिर दोनों लाइन में भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सम का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस दोनों के बीच में आप इधर और करना चाह रहे हैं वो उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है अलग अलग इनडायरेक्ट रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डॉलर का सिंबल का मीनिंग दिया हुआ है, तो वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं 16, 4, 5, 72 और फिर 8 दिया है।
चलिए डॉलर मीन्स दिया है प्लस, चलिए हो गया। एट द रेट है 4 के और 5 के बीच में, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये भी हो गया। चलिए फिर दिया हैज़ मीन्स दिया है माइनस, फिर दिया है डॉट मीन्स दिया है डिवाइड। चलिए तो पहले हम डिवाइड का काम कर लेते हैं इधर का, और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 + 20 - 9, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 - 9 मतलब आंसर आ जाएगा 27 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी किस में है, डी में है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बने रहिएगा, और भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराया जाएगा आगे के सेशंस में। तो द डोनर्स के साथ बने रहिए। डोनर्स का जो है नंबर आपके सामने है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो है ये एक्टिव है, आप लोग जो है दोनों नंबर में किसी नंबर में व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ज़रूर हम लोगों को कॉल कीजिए, ऑनलाइन क्लास के लिए या फिर ऑफलाइन एडमिशन सभी सिर्फ चल रहा है। ठीक है, उसके लिए भी आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, और YouTube चैनल के साथ बने रहिए, द डोनर्स के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।